हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने शुरुआत प्राइमरी वाले पेपर से की है। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी। 2011 वाले पेपर के हिंदी के क्वेश्चन करवा दिए, 2013 के करवा दिए, 2014 के करवा दिए, 2016 में 2 पेपर हुए हैं। 2016 में 2 पेपर हुए, फरवरी और दिसंबर में, तो दोनों ही पेपर के मैंने करवा दिए हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ये 2017 वाले पेपर के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा सीडीपी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, और ईवीएस के मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। ईवीएस की टॉप 50 और टॉप 40 की वीडियो आ चुकी है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम से पहले ही उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाते हैं, जिनसे पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ईवीएस के भी करवा दिए, हिंदी के भी करवा रही हूँ, और सीडीपी के भी करवा रही हूँ। जैसे ही प्राइमरी वाले सभी पेपर के हिंदी और सीडीपी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के भी करवा दूंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। पहला है शुद्ध वर्तनी, दूसरा है सुलेख, तीसरा है सुरतलेख, और चौथा है आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा गया है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। जो भाषण देने वाला होता है उसे भाषण से कुछ समय पहले ही विषय बताया जाता है, और वह उसी पर अपना भाषण प्रस्तुत करता है। तो ये आशु भाषण कहलाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? पहला है 15, दूसरा है 25, तीसरा है 18 और चौथा है 22। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। पहला है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, दूसरा है सरस्वती, माधुरी, तीसरा है कल्पना, ज्ञानोदय, और चौथा है नवनीत और कादम्बरी। तो भारतेंदु युग में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं, उनका युग्म हमें बताना है। तो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया, और यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। पहला है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा है हरे प्रकाश उपाध्याय, और चौथा है अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक पूछे गए हैं। तो तद्भव पत्रिका के संपादक थे अखिलेश। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, और ये मासिक पत्रिका थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए से यार, यह पंक्ति किसकी है? पहला विकल्प है विद्यापति, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है नरपति नाल्य, और चौथा है जगनिक। तो ये जो पंक्तियां हैं ये जगनिक की हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। यह पंक्ति जगनिक कृत परमाल रासों से ली गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यह ग्रंथ आला छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान, और चौथा है मॉरिशस। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में किया जाता है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस में
हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है, तो ये भी याद रखिएगा। और मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहला है अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है ब्रज और चौथा है छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर किस भाषा की रचना है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? पहला है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं, तो ये भी याद रखिए। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है। और तिरधारा, मुकुल, ये भी इनके काव्य संग्रह हैं, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? पहला है साहित्यिक भाषा, दूसरा है प्रांजल भाषा, तीसरा है व्याकरणिक भाषा और चौथा है मानक भाषा। तो कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? वह है मानक भाषा। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मानक भाषा। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण भी मानी जाती है, तो ये भी याद रखना है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना। तो इसमें पूछा गया है, तो कौन सी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो वह होती है मानक भाषा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यह जो भाषा है, यह परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है खुमान रासो, तीसरा है परमाल रासो और चौथा है बीसल देव रासो। तो परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता जगनिक हैं, तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं और बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल्य हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 11 से 15 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके लिए तो गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला विकल्प है अक्कड़, दूसरा है ओ, तीसरा है अड़ और चौथा है कड़। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, पहला विकल्प है पावापुरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है पारसौली। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। यहाँ पर आप गद्यांश में भी देख सकते हैं। दिशाओं में उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पहला है विसर्ग, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है गुण और चौथा है व्यंजन। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 45 वर्ष और चौथा है 80 वर्ष। तो इसका उत्तर जो है गद्यांश में मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे
35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर भी हमें गद्यांश से बताना है। तो गद्यांश देख लेते हैं। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। यानी कि गद्यांश के अनुसार जो श्रुति धर्म है इसका क्या अर्थ है, वैदिक धर्म। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निमिष का पर्याय है, पहला है प्रकाश, दूसरा है छिद्र, तीसरा है पूर्ण और चौथा है क्षण। तो निमिष शब्द का पर्याय बताना है। तो निमिष का पर्याय होता है क्षण, जो अल्प समय का द्योतक होता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें क्या है, भाववाच्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। पहला है प्रत्याशा, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है अपरिमेय और चौथा है अनाहूत। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वह होता है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जिसकी आशा की गई हो वह प्रत्याशा होता है। जिसकी माप संभव ना हो वह अपरिमेय होता है, और जो बिना बुलाए आए वह अनाहूत होता है। तो ये भी साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। पहला है गेहूं, दूसरा है गाय, तीसरा है गोबर और चौथा है गोधन। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है निधन कपट, दूसरा है निस्धन कपट, तीसरा है निधन कपट और चौथा है निस्धन कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, निधन कपट। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो जो सही वर्तनी वाला शब्द है वह हमें बताना है। तो जो बी नंबर में लिखा हुआ है अनुग्रहित, यही शुद्ध है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। पहला है सापेक्ष, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है निरपेक्ष और चौथा है अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप पूछा गया है। तो अपेक्षा का विशेषण है अपेक्षित। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। पहला है दंत, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है तालु और चौथा है दंतालु। तो सा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह है अति उपसर्ग। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपत्यका का अर्थ है। पहला है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग, तीसरा है पर्वत का शिखर और चौथा है पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, और सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर होगा वह है डी विकल्प, पर्वत के पास की
भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़ा का उच्चारण स्थान होता है, पहला है नासिक, दूसरा है कंठोष्ठ, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है कंठ तालव्य। तो ड़ा का उच्चारण स्थान हमें बताना है, तो नासिक होता है। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जो सभी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, जो 5वें अक्षर हैं, उनका उच्चारण स्थान जो है नासिक है, यानी कि नासिक वर्ड होते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? पहला है संख्यावाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है परिमाण बोधक और चौथा है सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या है? पहला है शीशा, दूसरा है शीर्ष, तीसरा है सिरा और चौथा है शीर्षक। तो शीश का तत्सम रूप पूछा गया है, शीर्ष होता है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौराहा शब्द में समास है। ये जो चौराहा शब्द है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चौराहा में पूछा गया है समास, पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु और चौथा है अव्ययी भाव। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास जो है संख्यावाची होता है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, पहला है अप्रिय लगना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है कष्टदायक होना और चौथा है बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर 2017 वाला था, यानी 2017 वाले पेपर के हिंदी के क्वेश्चन में लेकर आई हो। जो पीडीएफ है क्वेश्चन वाली, जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, वह पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, उसमें आपको सही से दिखाई नहीं देगा स्पष्ट। इसलिए उन सभी प्रश्नों को मैंने टाइप किया है ताकि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सीडीपी के भी क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ईवीएस के काफ़ी समय पहले करवा चुकी हूँ और एक मैराथन क्लास भी आई थी जिसमें मैंने एक साथ सभी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। जो भी पेपर रह गए होंगे उसमें तो मैं दोबारा से देखकर उन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगी। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।